हेलो दोस्तों, मैं आर के सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के बीएसईबी द्वारा इंटरनेट जारी मॉडल पेपर के केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। साथियों, यह वीडियो 2025 में एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, 2025 में भी पिछले कई वर्षों की तरह ही क्लास 12th के केमिस्ट्री एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव में से मात्र 35 ऑब्जेक्टिव को ही सॉल्व करना है। तो चलिए साथियों, हम लोग इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करते हैं। साथियों, आपको बताते चले कि यह जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, सेम इसी मॉडल पेपर के बेसिस पे अर्थात इसी के पैटर्न पे आपके 12th के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें भी यहाँ पे निर्देश में साथियों लिखा गया, आप अगर सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़िएगा तो निर्देश में लिखा गया है कि ऑब्जेक्टिव 70 ऑब्जेक्टिव में से मात्र आपको 35 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है। तो हम लोग हल करते हैं अभी। और अगर साथियों फ्रेश राइटिंग नहीं दिख रहा होगा तो फ्रेश राइटिंग के लिए पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर ले। सभी निर्देशों को पीडीएफ की सहायता से ध्यानपूर्वक पढ़े ताकि आपको आपके एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता चल सके। साथियों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या, तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या साथियों 7 होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा सही। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणुओं की समन्वय संख्या होती है। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित का मतलब है साथियों की बॉडी सेंटर्ड में परमाणु की समन्वय संख्या होती है 8, अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। अब ये होता कैसे है तो साथियों बताते चलें कि जो हमारा घनाकार है, तो यहाँ पे मैंने पहले से ही बना के रखा है घनाकार। तो घना में 4 ऊपर होता है परमाणु और 4 नीचे होता है और बीच में है बॉडी सेंटर्ड। तो समन्वय संख्या का मतलब है कि बॉडी सेंटर्ड जो परमाणु है इसके चारों तरफ से कितने परमाणु है, तो चारों तरफ से ऊपर से 4 गो और नीचे से 4 गो, तो 4 4 हो जाएगा 8। इसलिए घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या हो गया 8। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालकों की संख्या होती है। ब्रेवे जालक की कुल संख्या साथियों 14 होती है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। इसके बाद हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या। फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या साथियों 6 होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है। ये सभी चारों ऑप्शन में से हिमांक का अवनमन सबसे अधिक किसका होगा, तो हिमांक का अवनमन सबसे अधिकतम होगा K2SO4 का, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण चारों ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्वथनांक का उन्नयन। अनुसंख्य गुणधर्म की यदि हम लोग साथियों बात करें तो अनुसंख्य गुणधर्म टोटल 4 होता है। एक होता है RLVP, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन, चौथा परासरण। तो इसमें से हमारा हो जाएगा क्वथनांक का उन्नयन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, 18 ग्राम ग्लूकोज किसी विलायक के 1000 में उपस्थित है तो विलयन की मोललता बराबर साथियों सूत्र मैंने पहले ही लिख लिया है। मोललता बराबर सूत्र होता है N2/W1। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें N2 निकालना है, तो N2 बराबर सूत्र होता है W2/M2। तो यहाँ पे W2 कितना हो गया 18 ग्राम और M2 मतलब ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान, तो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान होता है 180। तो 18/180 कट के हो गया 1/10। 1/10 का मतलब 0.1 और m बराबर हम लोग निकालते हैं, तो m बराबर सूत्र है N2/W1। N2 कितना निकल गया हम लोगों का, N2 निकल गया 0.1 और W1 यहाँ यह हमारा केजी में होता है। तो यहाँ 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम में कितना केजी, तो 1 केजी हो गया। तो N2 का मान हो गया 0.1 और W का मान हो गया 1, तो 0.1 मतलब कितना हो जाएगा 0.1/1 यानी 0.1। तो हमारा मोलिलिटी का मान इसमें हो जाएगा 0.1, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, 1 फैराडे बराबर होता है। 1 फैराडे में कितना के बराबर होगा, तो 1 फैराडे 96,500 कूलम के बराबर होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसके बाद है हमारा जलीय घोल में एक अणु K4
FeCN6 के द्वारा कितने आयन प्राप्त होंगे? K4FeCN6 के द्वारा कितने आयन? इसमें आयनों की संख्या प्राप्त होगी 5। K4 जो है, K है 4 तो यह 4 को देगा, और FeCN6 यह एक ठो है तो 1, यानी 4 और 1 हो गया हमारा 5। तो आयनों की संख्या टोटल 5 हो जाएगा इसमें। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 0.1 NCH3COOH घोल का तुल्यांकी चालकत्व 25 डिग्री सेल्सियस पर 80 एवं अनंत तनुता पर 400 पर ओम सेंटीमीटर इक्विवेलेंट है। तो CH3COOH का विखंडन का अंश जिसे हम लोग सूचित करते हैं अल्फा से, तो अल्फा बराबर साथियों सूत्र होता है डेल्टा सी बटे डेल्टा जीरो। डेल्टा सी का मतलब कंसंट्रेशन में, तो कंसंट्रेशन में यहाँ कितना है 80 है, और अनंत तनुता, तो अनंत तनुता पर है 400, तो क्या हो जाएगा 80 बटे 400 कट के हो जाएगा 1/5। 1/5 मतलब 0.2, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया सही, विखंडन का अंश। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है CuZn Ag और Fe के मानक अवकरण विभवों का क्रम। कॉपर, जिंक, सिल्वर और लोहा के मानक अवकरण विभवों का क्रम निम्नलिखित में से कौन होगा? इस चारों ऑप्शन में से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मानक अवकरण विभव का क्रम है Ag, Cu, Fe और Zn। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल कौन है? तो यह है लेड स्टोरेज बैटरी, यह हमारा द्वितीयक सेल है। इसके बाद हमारा ए, बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव का क्रम क्रमशः प्लस 0.68 वोल्ट, माइनस 2.50 और माइनस 0.50 वोल्ट है। तो उनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा? तो इसमें से हमारा अपचयन शक्ति का क्रम हो जाएगा B लेस देन C लेस देन A, BCA, यह हो गया हमारा इसका क्रम। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इस कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है साथियों शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ भी सही। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई इसका होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पर समय, इसका यूनिट होता है पर समय। इसके अलावा 16 नंबर क्वेश्चन है अभिक्रिया ए से बी के लिए अभिक्रिया के वेग का निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगा? तो इसका हो जाएगा -dA/dt, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है? अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाला कारक है इनमें से सभी ताप, दाब, सांद्रण, यह चारों अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है एंजाइम है एक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इनमें से सभी, तो एंजाइम एक प्रोटीन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव साथियों सोल प्रदर्शित करेगा, इसमें से सोल, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दूध किसका उदाहरण है? पायस का, निलंबन का, सोल का, या इनमें से सभी का? तो इसका आंसर हो जाएगा पायस, दूध पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट है भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा? भौतिक अधिशोषण में लगभग 20 से 40 किलो जूल पर मोल ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है हमारा फास्फोरस पेंटोऑक्साइड है एक अच्छा, क्या है पेंटो ऑक्साइड? फास्फोरस पेंटोऑक्साइड अधिशोषक, अवशोषक, रंगनाशक या अवकारक? तो अधिशोषक है, या ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो द्रावक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का निम्नलिखित में से कौन धातु साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? साइनाइड विधि द्वारा साथियों प्राप्त किया जाता है सिल्वर, इसमें से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गैलेना निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? गैलेना एसएन का, पीबी का, एसआई का या एजी का? तो इसका गैलेना सीसा का होता है, पीबी, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके क्या बनाता है। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके बनाता है। इसमें से चारों में से कौन बनाएगा, NH4Cl, N2+HCl, N2+NH4Cl या N2+HCl। तो इसमें बनाएगा N2+NH4Cl। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन निम्न में से इसमें पी पाई डी पाई बंधन होता है, पी पाई और डी पाई, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा DSO3 2-। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग 16 के तत्व को कहा जाता है। वर्ग 16 के तत्व को चालकोजन कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। इसके बाद है हमारा प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले तत्व। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले तत्व Na है, Cr है, Fe है या Mn है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Mn मैग्नीज। इसके बाद है हमारा निम्नलिखित में से किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है। 4f श्रेणी का इसका आंसर हो जाएगा लेंथेनाइट्स। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन K3Cr C2O4 हॉल 3 में Cr की समन्वय संख्या सा, तो यहाँ पे 3 है और Cr का होता है +2 ऑक्सीडेशन नंबर, तो 3 और 2 दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 6, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 6 यानी ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है। निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है अनुचुंबकीय के लिए ऑप्शन में है NiCO होल 4, NiCO होल 4 2 माइनस, NiCl4 -2, CONH3 होल 6 +3, तो इसका कौन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी NiCl4 -2, यह हो जाएगा अनुचुंबकीय का एग्जाम्पल। इसके बाद हमारा निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण एवं अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है। ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह, तो इसमें ऑक्सीकारक और अवकारक की तरह चारों ऑप्शन में से हमारा काम करेगा SO2। इसके बाद हमारा निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है। रंगीन NH3NO2 N2O NO, रंगीन कौन होगा, रंगीन, तो इसमें से रंगीन होता है NO2, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन होता है। रंगहीन अर्थात कलरलेस, Cu+, CO2+, Ni2+ या Fe3+, रंगहीन कलरलेस कौन होगा, तो इसमें से कलरलेस होगा हमारा Cu+, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्व इसमें से हमारा Fe, SN, Cu या Hg कौन नहीं है, तो इसमें से हमारा हो जाएगा SN पी ब्लॉक का तत्व है, बाकी सभी डी ब्लॉक है, अर्थात संक्रमण तत्व है। पी ब्लॉक का तत्व संक्रमण नहीं होता, अर्थात SN पी ब्लॉक से था, इसीलिए हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग 18 के तत्व का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वर्ग 18 के तत्व का, यहाँ पे वर्ग 18 में लास्ट में क्या है साथियों 8, तो जोड़ के देख लेंगे 8 किस में पूरता है, तो 6 यहाँ पे और 2, 6 2 हो जाएगा 8, अर्थात ऑप्शन नंबर हो गया हमारा बी। वर्ग 18 के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, चारों में से कौन कम क्वथनांक वाली गैस है, तो इसका हो जाएगा हीलियम, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हूप की विधि से निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है। हूप की विधि से कॉपर का, लोहे का, एल्युमिनियम का या जिंक का, तो एल्युमिनियम का होता है हूप की विधि से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं है। किसका अस्तित्व नहीं है, चारों ऑप्शन में से XeOF4, NeF2, XeF2 या XeO3, चारों में से किसका नहीं है अस्तित्व, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NeF2, इसका अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। हाइड्रोजन बंध निम्नलिखित में से कौन नहीं बनाता, इसमें से हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है जटिल यौगिक CONH3 होल 5Cl इंटू Cl2 के जलीय विलयन में आयनों की संख्या 3, 2, 4, 6 कौन होगा, तो इसमें से हो जाएगा 2, आयनों की संख्या 2।
इसके बाद हमारा है निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन देता है? यहाँ पे इसे कट कर दीजिएगा 44 नंबर का, अभी जो इससे पहले बोले थे अभी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 44 नंबर का, जटिल यौगिक CONH3 होल 5 Cl इंटू Cl2 के जलीय विलयन में आयनों की संख्या, तो इसमें आयनों की संख्या हो जाएगा 3 अर्थात ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा 45 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? आयोडोफॉर्म परीक्षण C2H5OH, CH3OH, HCHO या C2H4, तो इसमें से आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा ए नंबर का C2H5OH। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्किल हैलाइड का जलीय KOH द्वारा एल्कोहल में परिणत होना कहलाता है। एल्किल हैलाइड का जलीय KOH द्वारा एल्कोहल में परिणत होना कहलाता है, तो यह कहलाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम है। सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम, तो इसका हो जाएगा 2-chloro-2-methyl प्रोपेन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा विनाइल हैलाइड है? विनाइल हैलाइड चारों में ऑप्शन में से कौन सा विनाइल हैलाइड होगा? तो इसका हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH Br CH3, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है? निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का होता है, अर्थात ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं आगे। नेक्स्ट 50 नंबर का क्वेश्चन है C2H5OH एवं CH3OCH3 में CH3 है क्या है? स्थान समय अवयवी या क्रियाशील समय अवयवी, स्थान श्रृंखला समय अवयवी, इनमें से सभी। तो यहाँ पे OH भी क्रियाशील मूलक है और O भी क्रियाशील मूलक है, ईथर का OH है एल्कोहल का, अर्थात ये हो जाएगा क्रियाशील समावयवी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक एल्कोहल को ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम है। डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम एथॉक्सी एथेन। उसके बाद है IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम होता है प्रोपेनॉन, तो हो गया ऑप्शन नंबर सी प्रोपेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? तो गर्म करने पर फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया CH3CO CH3 प्लस HCN अभिक्रिया करके देता है CH3COHCN CH3, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही योग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रियाशील मूलक, कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रियाशील मूलक कौन सा है इसमें से? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक होता है COOH, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3CN के जल अपघटन से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? C2H6 CH3 CH2 COOH CH3 COOH HCOOH, कौन प्राप्त होगा CH3CN के जल अपघटन से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CH3 CH2 COOH, ये जल अपघटन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अणुसूत्र C3H9N के द्वारा निम्नलिखित से किसे व्यक्त किया जाता है? कौन सा एमीन? प्राइमरी एमीन होगा, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, या इनमें से सभी? तो यहाँ पे N लगा हुआ है, तो N केवल N है, अर्थात हो जाएगा टर्शियरी एमीन। अगर NH2 रहता तो यह होता प्राइमरी एमीन, NH है तो सेकेंडरी एमीन, यहाँ पे केवल N है तो हो गया टर्शियरी एमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिलीन की अभिक्रिया सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो इसमें बनेगा सल्फेनिलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी एमीन की क्लोरोफॉर्म तथा एथेनोलिक KOH के साथ अभिक्रिया कहलाती है। तो यह अभिक्रिया प्राइमरी एमीन की क्लोरोफॉर्म तथा एथेनोलिक KOH के साथ अभिक्रिया क्या कहलाएगा? तो यह कहलाता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है। सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है? साबुनीकरण, जल योजन, एस्टरीकरण या इन्वर्सन? तो इन्वर्सन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिनो अम्ल में पाया जाता है क्रियाशील मूलक। एमिनो अम्ल में दो क्रियाशील मूलक होता है, COOH और NH2, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किसकी कमी से होती है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन साधारणतया शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है? शरीर के द्वारा कौन नहीं बनाया जाता है? देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में है एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन और हार्मोन। तो शरीर के द्वारा इसमें से विटामिन को नहीं बनाया जाता है, तो हो गया आंसर ऑप्शन नंबर बी विटामिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बृहत अणु नहीं है? बृहत अणु नहीं है, कौन नहीं है? डीएनए, स्टार्च, पोलिमिटेट या इंसुलिन। तो पोलिमिटेंट नहीं है, ये हो जाएगा पोलिमिटेट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर है, पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर। तो इसमें मेथिल रबर होगा, ब्यूनाएन रबर, ब्यूनाएस रबर, या इनमें से कोई नहीं, कौन होगा? तो इसका हो जाएगा ब्यूनाएन रबर। यह पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर नहीं है, संश्लेषित रबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्लोन निम्नलिखित में से किसके बहुलक है? ऑर्लोन, ऑर्लोन किसके बहुलक? ऑर्लोन होते हैं एक्रिलोनाइट्राइल का, एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक होता है ऑर्लोन। तो ऑर्लोन हो गया किसका बहुलक? एक्रिलोनाइट्राइल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए में मौजूद प्यूरिन बेस है, आरएनए में कौन सा प्यूरिन बेस मौजूद होता है? गुएनिन होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आरएनए में मौजूद प्यूरिन बेस कौन सा हो जाएगा? तो और आरएनए में मौजूद होता है गुएनिन, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? भस्म, फॉस्फेट, शर्करा, भस्म, फॉस्फेट, भस्म, शर्करा, शर्करा, भस्म, फॉस्फेट, भस्म, शर्करा, फॉस्फेट। कौन सा सही क्रम होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शर्करा, भस्म, फॉस्फेट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति केशिका का आवश्यक घटक है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति केशिका का आवश्यक घटक है? कौन? स्टार्च है, सेल्यूलोज है, सुक्रोज है, या विटामिन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। साथियों, इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने बीएसीबी द्वारा इंटरनेट पर जारी केमिस्ट्री के मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल किया। अगले वीडियो में हम लोग अगले सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। साथियों, इस वीडियो में आपको राइटिंग थोड़ा फ्रेश नहीं दिखा होगा, अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि राइटिंग पूरा फ्रेश दिखे। अगर फ्रेश राइटिंग नहीं दिख पा रहा तो इसके लिए पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग पीडीएफ का लिंक पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें।